वेलकम टू क्विकमाइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3 पैरेलल रेजिस्टिव ब्रांचेस आर कनेक्टेड अक्रॉस a DC सप्लाई। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ब्रांच करंट I1, I2, I3 इफ द ब्रांच रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो R1, R2, R3। इसकी जो वैल्यू दी है 2, 4 और 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे। डायग्राम में इन्होंने हमें दिया है 3 रेजिस्टेंस और एक कनेक्ट किया है अक्रॉस डीसी सप्लाई। तो हमें रेजिस्टेंस दी है और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 2, 4 और 6। मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। जहाँ पे हमें R1 की वैल्यू दी है यहाँ पे है ये 2 और ये R2 की वैल्यू जो दी है हमें ये है 4 और यहाँ पे ये दिया है ये 6। तो हमें निकालना क्या है, रेशो निकालना है। जो रेशो किसका हम निकालेंगे, यहाँ पे करंट का रेशो। जैसे मेरे पास फॉर्मूला है I इज टू वी अपन आर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लेता हूँ। ये है हमारा I इक्वल्स टू वी अपन आर। यहाँ पे हमें वोल्टेज के बारे में नहीं सोचना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ I इक्वल्स टू 1 अपॉन आर ये मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 3 बार लिखूंगा क्योंकि हमें 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, और 3 ये करंट हमें निकालना है। तो मैं इसको I1 और ये R1 इसे खींच सकता हूँ। हमें इसे ये 3 बार लेने हैं। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ले लेता हूँ। जैसे फिर मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन क्या मिलेगा, जैसे इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/2। ये मैंने सपोज I1 के लिए लिया। तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलने वाला है, रेशियो 1 अपॉन यहाँ पे मिलेगा 4, फिर से ये रेशियो 1/6। मतलब मैंने क्या किया है, हमें लेना है I1 का रेशियो। तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने लिया सपोज I1 का रेशियो I1, ये रेशियो I2, ये रेशियो है I3 का। ठीक है, इसका फॉर्मूले अगर मैंने पुट किया तो 1 अपॉन ये R1, ये है रेशियो 1 अपॉन ये R2 और ये रेशियो 1 अपॉन ये है R3। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दी है वैल्यू। तो आगे मुझे क्या करना है, मैं इसका अभी क्या लूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा, जिससे मैंने ये 6 लिया, यहाँ पे 12 लेता हूँ मैं। ये 6 से भी 12 जाएगा, 4 से भी जाएगा और 2 से भी जाएगा। तो मैं यहाँ पे 12 लेने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा 12। में क्या करूँगा, ये सब जगह मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 6, फिर यहाँ पे मिलेगा 4 3 ज़ा 12 और ये 6 2 ज़ा 12। मुझे ये यहाँ पे ये रेशियो मिलेगा 6:3:2। जो ऑप्शन में मुझे दिया है, ये ऑप्शन सी में मुझे ये रेशियो दिया हुआ है। फिर हमारा आंसर भी यही है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपको यहाँ पे ये रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है इफ द फिगर गिवन बिलो रजिस्टर आर बिकम्स ओपन सर्किटेड द वोल्टमीटर विल रीड। जैसे मैं फिर से एक डायग्राम लेता हूँ। इस डायग्राम में जो इन्होंने दिया है हमने वो लिया है। पहले ये गिवन डायग्राम था और उन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन द फिगर गिवन बिलो रजिस्टर आर दिया हुआ है बिकम्स ओपन सर्किटेड। अभी यहाँ पे रजिस्टर सिर्फ आर कहा है इन्होंने, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको ये रजिस्टर हम इसको R3 कर लेते हैं। मतलब हमें ये समझ में आएगा कि ये रजिस्टर R3 के लिए ओपन कह रहे हैं। तो R3 बिकम्स ओपन सर्किटेड द वोल्टमीटर विल रीड। मतलब देखो, हमने ये रेजिस्टेंस से इसको ओपन कर दिया तो ये वोल्टमीटर कितना मेजर करेगा। देखो, हमें ये मालूम है कि वोल्टेज हमेशा एक्रॉस होता है, या तो पोटेंशियल डिफरेंस हम उसे ही कहते हैं। अगर आप ये ओपन भी करोगे तो आपको ये वोल्टमीटर जो यहाँ पे रीडिंग मिलेगी ये 240 मिलेगी, क्योंकि ये किस्सा है कि ये वोल्टमीटर ये एक एक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है और एक्रॉस में हमें जो भी मतलब ये एक पैरेलल हो चुका है और ये पैरेलल में हमें जो वोल्टेज कभी भी कांस्टेंट मिलता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ R ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल विल बी। तो हम पहले इसका डायग्राम देखेंगे, फिर हमें डायग्राम में जैसे डेल्टा है, इन्होंने 3 रेजिस्टेंस दिया है। ये जो रेजिस्टेंस R ओम इन्हें हमें ये कहा है या लेबल दिया है। तो ये कनेक्ट किया है ट्रायंगल में। ट्रायंगल जो डेल्टा फॉर्म में हम कहते हैं, ट्रायंगल में कनेक्ट किए हुए हैं। और रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 टर्मिनल यहाँ पे हमें निकालने के लिए कहा है। जिससे हम अगर यहाँ पे ए और बी के लिए निकालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर ए बी इक्वल्स टू, देखो अभी यहाँ पे यहाँ से और यहाँ से अगर आपको निकालना है तो ये दोनों आपके लिए पैरेलल में, कौन से दोनों, ये और ये पैरेलल में है, पर ये दोनों है सीरीज में है। तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आर ए बी निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये आर, जो मैंने ये आर निकाला है
ये पैरेलल है, किसके पैरेलल में है, ये आर और इस आर के लिए पैरेलल में है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर प्लस आर। ठीक है, क्योंकि ये होगा सीरीज में इसलिए मैंने इसको आर प्लस आर लिया, और इसके अक्रॉस में ये जो कनेक्ट है तो मैंने ये मतलब पैरेलल में लिए है, तो ये आर इस दोनों के लिए पैरेलल में है, पर ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है। तो मैं आगे लिखता हूँ आर, ये पैरेलल अभी है, ये आर प्लस आर, ये है 2R। ठीक है, ये दो पैरेलल में है, इक्वल्स टू, फिर मैं अभी क्या करता हूँ 1/RAB इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/2R। ओके, फिर आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAB इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई 2R अपॉन R प्लस 2R। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे मिलेगा R इंटू 2R, यहाँ पे हमें मिलेगा 2R² अपॉन यहाँ पे मिलेगा 3R। ठीक है, फिर यहाँ पे R और R कैंसिल होगा, हम अगर यहाँ पे अगर इसको 2R² नहीं भी लेते तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, ये R और इसमें से एक R कैंसिल होकर हमें यहाँ पे मिलेगा 2R अपॉन यहाँ पे ये मिलेगा 3। तो हमारा जो फॉर्मूला है मैं लास्ट में फिर से लिखता हूँ, या तो फिर आंसर है हमारे ये 2/3 ये है मल्टीप्लाई बाय आर, ये हमारी वैल्यू ये मिली है हमें RAB। तो हम ऑप्शन में देखते हैं हमें ये कहाँ पे मिली है, जो ऑप्शन में दी है 2/3R, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस ओम में जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है सर्टेन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस, वन ऑफ विच इज डेजिग्नेटेड एज R and two constant ideal sources. The power consumed by R is P1 when only the first source is active and P2 when only the second source is active. If both sources are active simultaneously, then the power consumed by the R is. हमें यहाँ पे पावर कंज्यूम बतानी है कि कितनी है। अगर ये अब क्वेश्चन देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली इसके डायग्राम देखते हैं। हमें जो ये डायग्राम मिली है इस सर्किट में हमें जो इन्होंने क्या है क्वेश्चन में हमने ये ले लिया है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और एक करंट है। इन्होंने हमें ये कहा है कि अगर ये दो सोर्सेस है और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने ये कनेक्ट किया और अगर ये बोथ सोर्सेस एक्टिव हो जाए साइमल्टेनियसली तो पावर हमें कितनी मिलेगी, हमें इन्होंने ये बताया है। जैसे यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा था, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ इसे। ये सर्टन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये नेटवर्क है, इसमें आइडियल लीनियर रेजिस्टेंस है, ये नेटवर्क में कनेक्ट किए हुए हैं। वन ऑफ विच इज डेजिग्नेटेड एज R, इसमें एक R हमने इसको एक कहा है, एंड टू कांस्टेंट आइडियल सोर्सेस है, आइडियल सोर्सेस है ये कांस्टेंट है। द पावर कंज्यूम बाय R इज P1। ठीक है, R में जो पावर कंज्यूम होती है P1 में, और व्हेन ओनली द फर्स्ट सोर्स इज एक्टिव एंड P2 व्हेन द ओनली सेकंड सोर्स इज एक्टिव। मतलब ये फर्स्ट सोर्स और ये सेकंड सोर्स, जब ये सोर्स एक्टिव होते हैं तो हमें यहाँ पे R1 और P1 मिलता है, और सेकंड सोर्स एक्टिव होता है तो यहाँ पे R2 और P2 हमें मिलता है। व्हेन ओनली द सेकेंड सोर्स इज एक्टिव, मतलब एक एक सोर्स के लिए हमें ये मिलता है, पर इन्होंने ये कहा है हमें अगर दोनों भी सोर्स एक्टिव होते हैं साइमल्टेनियसली तो आपको पावर की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, फिर अगर आपको पावर, रेजिस्टेंस और करंट दिया होगा तो इसके लिए फॉर्मूला हम देखते हैं P इजिकल्स टू I²R, हम ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, तो यहाँ पे I² निकालता हूँ, तो I² मुझे क्या मिलेगा, ये I² इज इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे मिलेगा P/R। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अभी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो I इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट P/R, मुझे ये फॉर्मूला I का फॉर्मूला, I की वैल्यू ये मिलेगी। तो मैं आगे इसको क्या करता हूँ, जैसे मुझे अभी ये निकालना है तो मैं इसे लिखता हूँ कैपिटल I इज इक्वल्स टू, मतलब ये टोटल करंट I1 प्लस I2 मुझे ये मिलेगा। तो I की वैल्यू ये है, दोनों के लिए सर्किट सेम है, पावर और रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे सेम लिए, सिर्फ हमें क्या करना है नोटेशन हम चेंज करेंगे। जैसे I1 के लिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे ये मुझे मिलेगा अंडर रूट P1/R1। मुझे यहाँ पे अपने R1 निकाला या नहीं निकाला तो भी सेम एक ही रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैंने R1 निकाला है, आगे हम नहीं निकालेंगे। फिर प्लस यहाँ पे ये जो प्लस लिया है, फिर अंडर रूट P2 यहाँ पे मैं R ही लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये लिया है, तो मुझे अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो मैं फॉर्मूला फिर से यूज़ करता हूँ, मुझे पावर निकालनी है, ये हमने करंट की वैल्यू निकाली है, तो मुझे पावर की वैल्यू निकालनी है P इजिकल्स टू I²R, ये मुझे निकालना है। I की वैल्यू जो है यहाँ पे I जो है ये हमारा I है, ये टोटल I, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये वैल्यू है
अंडर रूट P1 अपॉन ये है R प्लस यहाँ पे फिर से अंडर रूट P2 अपॉन ये फिर से R, इसका ये है स्क्वायर और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है R। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये जो R है मतलब देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल होगा और R बाहर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडर रूट P1 प्लस यहाँ पे है ये है P2। ठीक है, अपॉन में ये क्या आएगा, इसका ये आप क्या करोगे, ये स्क्वायर और ये बाहर आ गया स्क्वायर के, तो ये R मिलेगा और यहाँ पे है R, ये R और ये R क्या होगा, कैंसल। तो आपको जो यहाँ पे टोटल पावर मिलेगी ये मिलेगी अंडर रूट में अंडर स्क्वायर में P1 प्लस ये है P2 और इसका क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा और ये आपको ऑप्शन में दिखना है। तो ये ऑप्शन में आपको दिया है, आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन सी में ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट। इसमें एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो हमें ये एक्टिव एलिमेंट मिलता है ये करंट सोर्स है। ठीक है, बाकी जो है मतलब ये एक्टिव मतलब ये करंट सोर्स जो हमें ये आउटपुट देता है कुछ करंट, ये आउटपुट हमें सोर्स से मिलता है, इसलिए हमने इसे कहा है एक्टिव सोर्स। ठीक है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ये पैसिव एलिमेंट है, करंट सोर्स हमारा है एक्टिव एलिमेंट। पिछले वीडियो में मैंने इसका कुछ डायग्राम भी एक्सप्लेन किया था, मैंने इसमें डायग्राम नहीं लगाए हुए हैं, उसमें मैंने डायग्राम के साथ बताया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन ए। तो मैं नेक्स्ट देखता हूँ। A 3 volt DC supply with an internal resistance of 2 ohm supplies a passive non-linear resistance characterized by the relation VNL equals to INL square. The power dissipated in the non-linear resistance is। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से कुछ नहीं समझने वाला, मैं क्या करता हूँ एक डायग्राम लेता हूँ इसकी। इस डायग्राम में हमने क्या किया है, जो इन्होंने कहा है देखो A3 वोल्ट DC सप्लाई, यहाँ पे हमने DC सप्लाई लिया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम भी यहाँ पे लगाया है। सप्लाइज अ पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, यहाँ पे नॉन लीनियर रेजिस्टेंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द रिलेशन, ये रिलेशन हमें दिया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, पावर डिसिपेटेड इन ए नॉन लीनियर रेजिस्टेंस इज। तो इसमें पावर डिसिपेशन कितना आने वाला है नॉन लीनियर रेजिस्टेंस में, हमें ये निकालना है। तो अभी हम क्या करते हैं, तो हमारे ये नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है नॉन लीनियर है। तो हमें इसमें पहले क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे, हमें जो गिवन दिया है हम ये देखेंगे, फिर बाद में हम ये केवीएल यूज़ करेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ VNL इज इक्वल्स टू INL, यहाँ पे है ये स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आगे अभी मैं क्या करूँगा, ये केवीएल यूज़ करूँगा। यहाँ पे केवीएल दिया हुआ है ये 3, बाद में यहाँ से मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ हमें ये प्लस मिला, फिर ये माइनस, ये 2INL, यहाँ पे मैंने 2INL लिखा है, बाद में ये इक्वल्स टू VNL। ठीक है, मैंने ये यहाँ पे लिखा। तो बाद में मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे वैल्यू दी है VNL की, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, VNL की वैल्यू है INL स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 माइनस 2INL इक्वल्स टू, यहाँ पे है INL इसका स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा INL, यहाँ पे ये है स्क्वायर माइनस 2I, ये है NL माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये इक्वेशन फॉर्म में बनाना है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ INL स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा प्लस 3INL, ओके, फिर माइनस INL, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 से INL कट हो गया, 3INL से, और एक ये 1INL है यहाँ से कट हो गया, तो हमें माइनस यहाँ पे 2INL मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे मैंने बराबर लिया, यहाँ पे साइन बाकी था, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लस 2INL, यहाँ पे 2INL मुझे मिल जाएगा, मतलब ये 3 से 1 गए तो 2INL मुझे मिल जाएगा। फिर आगे क्या बाकी है, -3 इक्वल्स टू 0। तो फिर मैं यहाँ पे INL एक कॉमन लेता हूँ, ओके, फिर यहाँ पे INL, यहाँ पे ये मिलेगा मुझे +3, यहाँ पे मुझे मिलेगा -1, यहाँ पे फिर INL, यहाँ पे
या अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू आई एन एल माइनस आई एन एल, फिर यहाँ पे ये मिलेगा मुझे +3, मतलब -1 इन मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो -3 यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिली है। पहली वैल्यू है आई एन एल +3, यह है इक्वल्स टू 0, और एक वैल्यू मिली है आई एन एल -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। आई एन एल इक्वल्स टू -3 और आई एन एल इक्वल्स टू 1, ठीक है। आपको ये दो वैल्यू यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे अभी आपको वी एन एल निकालना है। तो वी एन एल क्या है, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तो ये वी एन एल यहाँ पे है आई एन एल स्क्वेयर, मतलब ये मैं डायरेक्टली लेता हूँ आई एन एल स्क्वेयर, पहले इसके लिए -3 स्क्वेयर, ये है 3 3 ज़ा 9, ठीक है। ये है माइनस में, ये पॉसिबल नहीं है तो हम ये वैल्यू नहीं लेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं लेता हूँ फिर से आई एन एल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो गिवन है मैं यहाँ पे फिर से पूरा लिखता हूँ आई एन एल स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू है 1, तो फिर यह है स्क्वेयर, हमें वी एन एल कितना मिलेगा, ये है 1। पावर की वैल्यू है पी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं पी के लिए लिखता हूँ वी एन एल इंटू आई एन एल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला है, मैं यहाँ पे लेता हूँ इक्वल्स टू वी एन एल की वैल्यू देखो ये 1 मिली है, तो ये 1 मैंने यहाँ पे पुट की, मल्टीप्लाई ये आई एन एल की वैल्यू यहाँ पे भी 1 मिली है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1। तो पावर हमें यहाँ पे मिलती है, ये मिलती है 1 वैट, इसकी ये हमें पावर मिलती है, ठीक है। आपको जो ऑप्शन में यह दिया है ये है ऑप्शन ए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे। If the number of branch in a network is B, number of nodes is N and the number of dependent loops is L, then the number of independent node equation will be। आपको डायरेक्टली इसका क्या करना है, फॉर्मूला देखना है कि इसका फॉर्मूला अगर आपको ये निकालना है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस नोड कितने हैं, तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला है n-1 यह यूज़ करना है। और आपको इन्होंने ये पूछा है कि इसका फॉर्मूला मतलब ये निकालने के लिए क्या आएगा, जो हमें ऑप्शन में दिया है n-1। ये नंबर ऑफ ब्रांच, मतलब देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस इन नेटवर्क बी एंड नंबर ऑफ नोड्स इज n, ठीक है। मतलब ब्रांचेस भी दिए हुए हैं कुछ तो भी बी, इसलिए उन्होंने कहा है नोड n दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डिपेंडेंट लूप्स इज l, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो इन्होंने ये पूछा है कि इंडिपेंडेंस नोड इसमें कितने आएंगे, तो आपको सिर्फ n-1 आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका ये लिखने के बाद इंडिपेंडेंट नोड कितने ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट में लिखता हूँ the number of cores of a connected graph of the given circuit will be। तो इसमें पहले मैं डायग्राम, मतलब ये सर्किट दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना है, ये जो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ, मतलब मैंने सिर्फ इसमें से ब्रांच निकाल के ये ड्रॉ कर लिया। जैसे मैंने देखो यहाँ पे ये एक सोर्स है, ये डायरेक्टली ले हम इसके लिए रुकते, पर मतलब ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच यहाँ पे आ गई, ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, तो डायरेक्टली इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे मैं इस यहाँ पे दिखाता हूँ, ये यहाँ पे एक लाइन, मतलब इस पे एक ब्रांच बना दी है, मतलब ये सोर्स है, और यहाँ पे भी एक यहाँ पे बना दी है, ठीक है। इसमें ये सोर्स आ गए, तो इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन इसे ले ली, और ये भी यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, ऊपर के लिए यहाँ पे है एक, और यहाँ पे बना दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्किट आपको यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे ब्रांच काउंट करने हैं, जैसे यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, ये सेंटर का ये 2 है, और ये 3 4 5 और ये 6 आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, L इज इक्वल टू बी माइनस एन प्लस एन। ये आपको कॉस्ट निकालने के लिए ये काम आएगा। तो यहाँ पे जो दिया है ये मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ 1 बाई 1। यहाँ पे जो आपको ये बी दिया है ये ब्रांचेस है, तो हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 तक कैलकुलेट की है, ये बी है, ठीक है। ये एन कितना है, नोड्स है, तो ये कितने दिए, देखो ये एक नोड है 1, यहाँ पे एक 2 नोड है, ये 3 है, और एक 4 है, तो नोड मैंने 4 लिया है, और +1 हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 है, तो यहाँ पे -4 + 1 आपको यहाँ पे मिलेगा -3, और 6 - 3 आपको कितना मिलेगा, 3। तो ये आपका लिंक कॉस L इज इक्वल्स टू 3, आपको ये फाइनल आंसर मिलेगा, जो ऑप्शन में यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए, ठीक है। ये नंबर ऑफ कॉर्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, पर इसके पर लिंक और कॉर्स निकालने के लिए आपको ये ब्रांचेस और ये जो
नोड से ये कैसे निकालते हैं ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ होता है, इससे आपको ये ब्रांच निकालने होते हैं और नोड्स कितने ये निकालने होते हैं। तो ये निकालने के लिए आपको पहले सर्किट डायग्राम को इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर ये कन्वर्ट करने के बाद आपको ब्रांचेस और नोड्स ये दोनों भी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। फॉर ए वोल्टेज सोर्स terminal voltage is equal to the source EMF. Terminal voltage cannot exceed the source EMF. फिर terminal voltage is always lower than the source EMF और terminal voltage is higher than the source EMF. तो यहाँ पे हमें ये बताया कि terminal voltage is equal to the source EMF। जैसे मैं अभी यहाँ पे एक डायग्राम निकालता हूँ। जैसे यहाँ पे एक मैंने क्या किया है, एक सोर्स EMF निकाला है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लोड दिखाता हूँ। एक लोड यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें सपोज यहाँ पे हम कहते हैं ये टर्मिनल वोल्टेज, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे हमें मिलता है ये सोर्स EMF। यहाँ पे ये सोर्स मैंने लगाया है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कुछ भी हो सकता है। ये मैं वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लेता हूँ। तो अभी हम देखेंगे इसमें टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द सोर्स EMF। मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज सोर्स EMF से ये इक्वली होता है। ये इन्होंने पहले ऑप्शन में बताया है। बाद में टर्मिनल वोल्टेज के नॉट एक्सीड द सोर्स EMF, मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज इससे एक्सीड नहीं होगा। मतलब अभी मुझे क्या कहना है, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन फॉर्म में लिखते देता हूँ। जो इन्होंने बोला है VT इज इक्वल्स टू VS, पहले इसमें ये बताया है। बाद में बताया है VT के नॉट एक्सीड द VS, मतलब VT ये ऑलवेज लेस देन VS, इसमें ये बताया है। बाद में टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन सोर्स EMF, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन, यहाँ पे ये तो सेम आ रहा है। बाद में डी में हमें दिया है टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन सोर्स EMF, टर्मिनल वोल्टेज हायर है सोर्स EMF। तो हमें ये मालूम है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ये सोर्स EMF से या ऊपर एक्सीड नहीं होगा। तो हमारा जो ये ऑप्शन रहेगा, ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ए डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, एक may be a current source or a voltage source, is always a voltage source, is always a current source, neither a current source nor a voltage source। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंट सोर्स ऑलवेज होता है, या तो करंट सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स, ये दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दी हुए है, हम डायग्राम में देखेंगे कि ये डिपेंडेंट सोर्स हम इन सबको कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो डायमंड शेप दिया है ये डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा या तो करंट सोर्स होगा या तो वोल्टेज सोर्स होगा। यहाँ पे कौन सा ना कौन सा एक तो जरूर होगा, इसलिए हमें इसमें कहना है कि ये करंट सोर्स हो सकता है या तो वोल्टेज सोर्स हो सकता है। इसलिए हमने ये इसको डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, और ये बाकी दिए हुए हैं ये करंट सोर्स है। इसलिए आपको यहाँ पे देखना है कि या तो करंट और वोल्टेज, ऐसा नहीं रहेगा यहाँ पे कि ये तो वोल्टेज ही रहेगा या तो करंट ही रहेगा। ठीक है, या तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। या तो दोनों में से कौन सा ना कौन सा एक यहाँ पे रहने ही वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।